नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज पुनः से हम लोग आपकी डेली सीरीज जो करंट अफेयर्स की उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और डेली इवनिंग में तो आपको जो सीरीज जारी हो रही होगी उसको आप जरूर देखिएगा। वो टॉपिक वाइज है और ये क्वेश्चन वाइज है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका लक्ष्य 2026 आरओआर का एग्जाम है तो उसके लिए अभ्युदय बैच के नाम से हमारा प्री प्लस मेंस के नाम से फाउंडेशन कोर्स चल रहा है अभ्युदय के नाम से। आरओआर के लिए आप उसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए गए हैं यहां पर, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आरओआर 2026 लेकर के आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो भारत की नई नारी सुरक्षा योजना 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए, ठीक है। आइए अब आप बताना है आपको कि इसमें से कौन सा कथन क्या है सही है। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो पहला कथन क्या है, योजना में स्मार्ट सेफ्टी ऐप लॉन्च हुआ है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, महिला हेल्पलाइन 24/7 सक्रिय की गई है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, योजना केवल महानगरों तक सीमित है, ऐसा नहीं है, ये सभी जगह के लिए है। और योजना में पुलिस प्रशिक्षण पर बल दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो 1, 2 और 4 सही है। बाकी तो देखेंगे तो आप ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्टली सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको एक एक पॉइंट तो आप लोग अच्छे से समझिएगा और ये साइड टॉपिक आप लोग अलग से चाहें तो नेट से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, नारी सुरक्षा योजना पूरे देश में लागू है। इसमें हेल्पलाइन ऐप और पुलिस प्रशिक्षण आदि जो है इसमें पूरी तरीके से शामिल किया गया, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, यानी कि आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है आपसे, ठीक है। नंबर 1 कथन है तंबाकू बोर्ड की स्थापना 1974 को हुई थी। दूसरा, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश में है। तीसरा, तंबाकू बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के तहत कार्य करता है। तंबाकू बोर्ड का उद्देश्य तंबाकू उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। तो अगर आप इन कथनों पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे ये जो तीनों कथन दिए गए हैं आपके, ये बी सी डी, ये तीनों क्या हैं, सही हैं। लेकिन जबकि ए वाला कथन क्या आपका रॉन्ग है और सही नहीं पूछा है, तो यही वाला सही नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इसकी स्थापना अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि 175 में इसकी जो है स्थापना 1974 में, 1975 में इसकी स्थापना होती है। ये कथन यहां पर गलत लिखा हुआ है, तो ए हो जाएगा इसका एग्जैक्टली सही उत्तर, ठीक है। ये हो गया। बाकी पॉइंट वही सेम जो हमने आपको बताया कि तंबाकू बोर्ड की स्थापना तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के तहत 1 जनवरी 76 होगा, 75 नहीं, यहां पे 76 कर लीजिए, सॉरी 76, ये 1976 हो गया, ठीक है ना, 1976, ठीक है, 1976 हो जाएगा। अधिनियम 1975 के तहत है। इसका मुख्यालय जो है तंबाकू बोर्ड का, ये कहां पर है, ये तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है आपका, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है, ध्यान रखिएगा। और मुख्य तौर पर इसका उद्देश्य तंबाकू उद्योग के विकास को क्या करना है, बढ़ावा देना है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के तहत कार्य करता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपके नशा संबंधी जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं इन पर सिंटैक्स लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बॉस? सिंटैक्स। आप कहेंगे सर क्या होता है? सिंटैक्स जो होता है ये उन पदार्थों पर या मादक पदार्थों पर लगाया जाता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे अभी हाल ही में जीएसटी के 2 स्लैब समाप्त किए गए, लेकिन जो मादक पदार्थ होते हैं, जो धूम्रपान वाले पदार्थ होते हैं, उन पर 40% का सिंटैक्स लगाया गया है। इसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति जो है इनको ना खरीदे, महंगे दामों पर बिके। लेकिन आदमी की आदत जानते हैं आप लोग, नशा करना है तो उसे करेगा चाहे जितना महंगा हो, है ना। लेकिन गलत बात है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये मैंने कथन आपको बता दिया था कि ये कथन आपका रॉन्ग है। चलिए, नोरो वायरस चर्चाओं में रहा है तो इसके संदर्भ में भी आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग इसमें पूछा है। नंबर 1 कथन ए क्या है, हाल ही में नोरो वायरस के लिए एक दवा विकसित कर ली गई है। दूसरा, यह वायरस न्यूनतम 0 डिग्री से नीचे के तापमान और 60 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रह सकते हैं। सी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने नोरो वायरस के मामलों में वृद्धि के संदर्भ में चेतावनी दर्ज की है, ठीक है। नोरो वायरस के लक्षणों में उल्टी, दस्त जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें से अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या पूछा है, सही नहीं है। तो आप देखेंगे तो इसमें से ए वाला ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि अभी तक हाल ही में नोरो वायरस के लिए कोई भी दवा विकसित नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, ये एक प्रकार का एक संक्रमित वायरस है। क्या है? संक्रमण करने वाला क्या है, एक अपने आप में वायरस है बॉस, ठीक है। और दूसरी बात है, सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो ये बच्चों में फैलता है बहुत ज्यादा, ये बच्चों को संक्रमित करता है। और इसके लक्षणों में अगर आप देखेंगे तो आपका उल्टी हो जाएगा, उल्टी दस्त आएगा। इसे स्टमक फ्लू के नाम से भी जानते हैं। क्या? स्टमक फ्लू, क्योंकि इसमें पेट संबंधी बीमारियां होती हैं। और खासकर अगर आप देखेंगे
तो ये क्या करता है, ये हमारे स्टमक, बच्चों के स्टमक, ठीक है, और ये इंटेस्टाइन को क्या करता है, ये जो है संक्रमित करता है, ध्यान रखिएगा। तो इससे जो तेज गति से बुखार का आना, एकदम टेंपरेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपके लूज मोशन शुरू हो जाएगा, एक तरीके से इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाएगा, स्टमक इन्फेक्शन हो जाएगा और बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। इसमें खासकर ये वायरस जो है आजकल जो है दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं कि कैसे फैलता है ये, तो आप देखेंगे तो जो पॉल्यूटेड फूड होता है आपका, जो, ठीक है, जो फूड मटेरियल होता है, जंक फूड आज जो आप बच्चे खाते हैं, या जो संक्रमित, जो दूषित जल होता है, जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर की वजह से भी क्या करता है, ये फैलता है। या कोई संक्रमित बच्चा है तो उसको छूने से, टच करने से भी ये बीमारी हो जाती है, नोरोवायरस वाली। तो ये आजकल बहुत फैलता है। आपके घर में कोई ना कोई बच्चा इस तरीके से अगर परेशान होता है, और सबसे मजेदार बात है कि जो डॉक्टर अपने आप को एमबीबीएस कहते हैं, वो भी इस डिजीज को पकड़ नहीं पाते हैं। अभी हाल ही में हमारे जो एक रिलेशन में ये बीमारी एक बच्ची को हो गई, हालांकि उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसको यही था, जब दिखाया गया उसको तो उन्हें दुनिया भर के टेस्ट कर दिए, लेकिन इस बीमारी को नहीं पकड़ पाए। एक्चुअली में नोरोवायरस ही है अपने आप में, है ना, जिसका कोई इलाज एक्चुअली में संभव नहीं है। अब चूंकि इलाज संभव नहीं है तो दवाई तो ऐसे कोई है नहीं इसके लिए खास, लेकिन 10 टेस्ट डॉक्टर ने जरूर लिख दिया कि ये टेस्ट कराना है आपको पैसा ऐंठने के लिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा अपने आप। ये क्या नोरोवायरस का है अपने आप में सिम्टम। आपके घर में भी अगर ऐसा बच्चा अगर ऐसा है, अगर इस प्रकार के लक्षणों से ग्रसित है, तो समझ जाइए कि नोरोवायरस से संक्रमण। ये ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन वगैरह फैलना और देखना पड़ता है। और दूसरी बात है कि अपने बच्चों को जो है जब भी कहीं जाएं तो अपना हैंड वॉश ठीक से कराएं, दूषित भोजन या पुराना जंक फूड या होटल रेस्टोरेंट का ना दे बच्चों को, कहीं भी पानी आदि ना पिलाएं अपने बच्चों को। ये थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये वायरस नहीं फैलेगा, है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखिएगा। तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने नोरोवायरस के मामलों में वृद्धि के संदर्भ में चेतावनी दर्ज की है कि भैया इससे क्या हो रहा है, इस डिजीज में ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए जो है चेतावनी दर्ज की गई है। यह एक संक्रामक वायरस है, यानी कि वायरल वायरस है, जो कि पेट के फ्लू के रूप में, यानी कि स्टमक फ्लू के रूप में जाना जाता है। नोरोवायरस के लिए अभी तक कोई दवा नहीं विकसित की गई है, राइट। यह वायरस निम्नतम 0 डिग्री से नीचे के तापमान और 60 डिग्री सेल्सियस तक भी जीवित रह सकता है। इसकी क्या है, खासियत है अपने आप में, ठीक। चलिए 154 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए बताइए कौन सा कथन सही है। नंबर 1, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2014 को होती है, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल ठीक है। अब आप बताओ कौन सा कथन इसमें सही है। तो दूसरा वाला कथन इसमें से क्या है, सही है, बी वाला। आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं सही है, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना बॉस 2014 को नहीं बल्कि 2015 में होती है। नीति आयोग क्या है, केंद्र सरकार का एक थिंक टैंक है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग था। योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग रखा गया, ओके। नीति आयोग के सीईओ कौन है, जरा मुझे बताइएगा। ये भी पॉइंट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के सीईओ कौन है, बताइएगा मुझे जल्दी से कमेंट करके। मुख्य कार्य क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। क्या, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म इसको बोलते हैं, सहकारी संघवाद। ये आपके एग्जाम के लिए पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारी संघवाद पर बहुत बार प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म इसको बोलते हैं। और यूपीएससी में तो हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न पूछता रहता है। सहकारी संघवाद एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट, क्या स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। मोटा मोटा मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होता है उसके बीच में क्या हो, तारतम्यता बैठी रहे, यानी कि कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, यानी कि दोनों आपस में क्या हो, मिलकर के काम करे। किसके लिए, लोकतंत्र को मजबूती के साथ साथ में विकासात्मक गतिविधियों में। यानी कि सहकारी संघवाद का मतलब यही होता है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करे। मोटे एक शब्द में मैंने आपको समझा दिया है, बस इतना समझिए। बाकी इस पर आप एक अच्छे से क्वेश्चन को रेडी कर लीजिएगा। पीसीएस और यूपीएससी मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। चलिए, नीति आयोग में एक अध्यक्ष होता है जो कि भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग में भारत के प्रधानमंत्री सहित जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम आदि जो है इसमें उपराज्यपाल आदि इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। और ये पूरे देश की दशा और दशा पर विचार करने का काम करता है, ठीक है। चलिए आइए, भारत की नई आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में आपको सही कथनों का चयन करना है। नंबर 1 पॉइंट है,
नीति में लॉजिस्टिक दक्षता को सुधारना लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। नीति में ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका मजबूत करना है, ठीक है। नीति केवल कृषि उत्पादों पर निर्भर है, नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। नीति में डिजिटल ट्रैकिंग और पोर्ट सुधार शामिल है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि एक ऑप्शन, दो ऑप्शन और चार ऑप्शन सही है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा आपका एग्जैक्टली क्या सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सेम वही पॉइंट जो हमने बताया। अगर इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करेंगे, किसके उद्देश्य की, भारत की नई आपूर्ति श्रृंखला के अगर उद्देश्य की बात करेंगे तो नंबर 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र बनाना है, ठीक है। दूसरा, निर्यात बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को क्या करना है, कम करना है। और लॉजिस्टिक दक्षता में यानी कि लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को क्या करना है, मजबूत करना। यह इसका प्रमुख लक्ष्य है अपने आप में, ठीक है। प्रमुख फोकस क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी, और जो एमएसएमई क्षेत्र है उसकी आपूर्ति श्रृंखला को क्या करना है, जोड़ना है। इससे डिजिटल तकनीक का उपयोग करना है। प्रोत्साहन एवं निवेश की अगर हम बात करते हैं तो कर रियायतों और वित्तीय सहायता करना। बुनियादी ढांचे में निवेश यानी कि बंदरगाह, सड़क, रेल, एयर कार्गो आदि में जो है निवेश करते हुए उसको आगे बढ़ाना। निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी। रोजगार कौशल की बात करेंगे तो विकास, आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े नए रोजगार का सृजन करना, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विस्तार आदि करना। इसके क्या है, प्रमुख उद्देश्यों में से इसके एक आते हैं। और बाकी पर्यावरणीय पहलू में भी हरित लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन घटाने की योजना इसमें क्या है, इसके उद्देश्यों में शामिल है। बाकी सुरक्षा एवं स्थिरता और डिजिटल पारदर्शिता भी इसके उद्देश्यों में क्या है, शामिल है। तो ये हो सकता है कभी ये आपसे मेंस में आपके भारत की नई आपूर्ति श्रृंखला नीति के संदर्भ में आपसे शॉर्ट नोट्स पूछ रहे, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, एक एक पॉइंट इसको अच्छे से रेडी कर देंगे आप, ठीक। चलिए, अब आ गया 156 नंबर। अब बताइए कैसे क्या कथन सही होगा। इसमें से भारत का नया हरित जो रोजगार मिशन है इसके संदर्भ में आपको असत्य कथनों का क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, मिशन का लक्ष्य 2030 तक 1 करोड़ ग्रीन जॉब्स सृजित करना है। ठीक बात है, बिल्कुल। मिशन में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सौर ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट होता है, इनके क्षेत्रों पर फोकस करना है। ठीक बात है। मिशन केवल आईटी सेक्टर तक सीमित है, नहीं बॉस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, रॉन्ग है। और मिशन में स्किलिंग और रिसाइकलिंग या रिसाइकलिंग शामिल है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या पूछा है, कौन सा कथन असत्य है, तो 3 वाला कथन, केवल 3 आपका असत्य है, बाकी 1, 2 और 4 सही है, यानी कि विकल्प नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसके कुछ कुछ उद्देश्यों की बात करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए रोजगार का सृजन करना है। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हरित अर्थव्यवस्था यानी कि ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। आजकल ध्यान दीजिएगा, ग्रीन इकोनॉमी क्या है, आजकल खूब चर्चाओं में है। व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी, इसको एक बार गूगल करिएगा और पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए क्या है, ये बहुत आवश्यक है, ठीक है। युवाओं और स्थानीय समुदायों को हरित तकनीकों व उद्योगों से जोड़ना प्रमुख लक्ष्य क्षेत्र, जैसे कि आपकी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत आपका सोलर एनर्जी, आपका विंड एनर्जी, आपका बायोगैस, इनको क्या करना है, बढ़ावा देना है। ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ उत्पादन भी इसका लक्ष्य है। कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण, जैव विविधता आदि का संरक्षण करना और हरित परिवहन यानी कि ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना भी इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक है। और वैसे भी आप जानते हो कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन पर सरकार ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य 2070 तक क्या है, नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है। चलिए, आइए 157 क्वेश्चन है आपका सामने। भारत का नया डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क 2025 के संदर्भ में आपको सही कथन का चयन करना है। इसमें क्या है, सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क मैंने कई बार इसको कहा है आपसे कि आप इसको रेडी कर लीजिएगा, मैंने कई बार आपसे कहा है। तो इसमें सेंडाई फ्रेमवर्क से तालमेल रखा गया है, ठीक है। इसमें एआई आधारित प्रेडिक्शन मॉडल शामिल है, ठीक बात है। यह केवल तटीय राज्यों तक सीमित है, नहीं बॉस, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये है ना। इसमें सामुदायिक भागीदारी और फाइनेंसिंग शामिल है, बिल्कुल ठीक बात है। तो 1 सही है, 2 सही और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, सेम पॉइंट, आइए क्या कुछ पॉइंट है इसके, आइए देखते हैं हम लोग इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डीडीआरआर को क्या करना, मजबूत करना, यानी कि जो भी आपदाएं आती हैं उनकी आपदाओं को क्या करना, मिटिगेट करना, उनको न्यूनतम करना, यानी कि उनके प्रभाव को क्या करना, कम करना, इसका प्रमुख लक्ष्य है। दूसरा, जीवन आजीविका और आर्थिक क्षति को कम करना, यानी कि लाइफ जो भी मृत्यु होती है उनको बचाना,
आजीविका की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा गिर जाता है उसको सेव करना, कंजर्व करना, और जो भी इकोनॉमिकल जो क्षति होती है उसको बचाना, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जो है क्या करना, लोगों को जागरूक करना और इसके प्रति जो है कार्य करना। अगर हम इसके लक्ष्यों की बात करते हैं कि इसका टारगेट एक्चुअली में क्या है, तो आपदा के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करना इसका क्या है, प्रमुख लक्ष्य है। क्योंकि आपदा जब भी आती है तो क्या होता है, भारी मात्रा में, भारी संख्या में लोग मारे जाते हैं, तो उनको कम करना, प्रभावित लोगों की संख्या घटाना, यानी कि जो भी लोग प्रभावित होते हैं उनको कम करना, उनको सहायता प्राप्त कराना, आर्थिक नुकसान को सीमित करना, ठीक है, बुनियादी सेवाओं विशेषकर हेल्थ और एजुकेशन की निरंतरता सुनिश्चित करना। क्योंकि जब आपदाएं आती हैं तो निश्चित तौर पर इन पर भी क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो ये चीजें खराब ना हो इसके लिए सरकार इस पर भी स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष फोकस करती है कि ये कंटिन्यूअस वे में चलता रहे, ब्रेक ना होने पाए अपने आप पे, ठीक है। चलिए, भारत का नया कौशल भारत पोर्टल 2025 की, इसके संदर्भ में आपको सही कथन का चयन करना है, ठीक है। नंबर 1, यहां एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या? यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सभी प्रशिक्षण कोर्स को जोड़ता है। ठीक बात है भाई साहब, ओके। इसमें केवल कृषि कौशल शामिल है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें एआई और ग्रीन जॉब्स कोर्स भी शामिल है। ठीक बात है, 1 सही है, 3 सही है। यह केवल सरकारी संस्थानों के लिए है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे तो इसमें 1 कथन सही है और आपका 3 कथन सही है। तो 1 और 3 कहां पर है? बी वाले ऑप्शन में है, यानी कि बी इज द राइट आंसर बॉस, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, तो कौशल भारत पोर्टल सभी क्षेत्रों के लिए जिसमें एआई और ग्रीन जॉब्स क्या शामिल है, यह केवल कृषि या सरकारी संस्थानों तक ही सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है अपने आप में, राइट। चलिए, भारत की नई ऊर्जा भंडारण नीति 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है, ठीक है। चलिए, नीति में बैटरी स्टोरेज पर जोर दिया गया है, ओके बॉस, ठीक है। पम्प्ड हाइड्रोजन या हाइड्रो स्टोरेज को प्रोत्साहित किया गया है, ठीक बात है, ओके। नीति केवल सौर ऊर्जा तक सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है। नीति का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को स्थिर बनाना है। कौन सा कथन सही होगा बताइए? इसमें से आप देखेंगे तो ये रॉन्ग है, बाकी सब सही है, यानी कि 1 सही है, 2 सही और 4 सही है। तो 1 2 4 कहां पर? ए वाले ऑप्शन में है, यानी कि ए इज द राइट आंसर बॉस, ठीक है ना। चलिए, ऊर्जा भंडारण यानी कि एनर्जी स्टोरेज को बढ़ावा देना इसके क्या है, मुख्य उद्देश्यों में से एक है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जो कि जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है, ये इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, ग्रिड स्थिरता और आपूर्ति की विश्वसनीयता को बढ़ावा देना और ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को क्या करना है, तेज करना। ये इसके प्रमुख उद्देश्यों में से, किसके उद्देश्यों में से? जो नई ऊर्जा भंडारण नीति 2025 है इसके उद्देश्यों के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए, 160 हाल ही में कहां पर इस्पात मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया? लखनऊ, अजमेर, नई दिल्ली या फिर पुणे में? जल्दी से इसका आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए उत्तर, कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होगा बॉस, बताइएगा। इसको अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसका आई थिंक आंसर इसका नई दिल्ली होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। आइए देखते हैं कि इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, नई दिल्ली ही इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए, यानी कि इस्पात मंत्रालय ने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, ठीक है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस्पात उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाना था। यह भी क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इस अवसर पर इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पैंड्रिक ने इस्पात क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कौशल को लागू करने की आवश्यकताओं पर क्या किया है, प्रकाश डाला है। आप जानते होंगे सरकार इस्पात जो हमारा क्षेत्र है इसको मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है सरकार, है ना। चलिए, आप बताइए 161 का एग्जैक्टली उत्तर आपके सामने क्या हो जाएगा? भारत का नया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संशोधन जो है आपका, ये इसके संदर्भ में, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो सही कथन का चयन करना है आपको। नंबर 1 पॉइंट, इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट पर कड़े जो है नियम बनाए गए हैं या नियम लागू किए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, अधिनियम केवल उद्योगों पर दंड का प्रावधान करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो भी पर्यावरणीय प्रदूषण करेंगे उन सभी चीजों पर दंड का प्रावधान है, नॉट ओनली इंडस्ट्रीज पे, है ना। तीसरा, इसमें कार्बन क्रेडिट मार्केट प्रावधान शामिल है, बिल्कुल सही बात है। इसमें सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया गया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक सामुदायिक भागीदारी पर्यावरण संरक्षण में नहीं होगी तब तक पर्यावरण संरक्षण क्या है, गोलमोल घूमता रहेगा।
आम नागरिक की जो है भागीदारी जो है इस पर्यावरण संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। आप जो है प्लास्टिक आपने आपके घर में कोई आया है और आपने यूं ही ऐसे फेंक दिया, प्लास्टिक की पॉलिथीन आपने फेंक दिया कहीं भी, ऐसा नहीं होगा। आप उसको रिसाइकलिंग करवाइए, आप उसका रीयूज करिए उसका, ऐसा ना रहे कि आप ही पर्यावरण संरक्षण के लिए काम ना करें। ये पर्यावरण संरक्षण हमारे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। जरा मुझे बताइएगा कि डीपीएसपी में यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण संरक्षण जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है कई बार, ठीक है। तो ये पॉइंट है, यानी कि 1, 3 और 4 इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो ए इज द राइट आंसर बॉस, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए सेम पॉइंट है। अच्छा, कार्बन क्रेडिट क्या होता है बॉस, बताइए कार्बन क्रेडिट क्या होता है? इस पर भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि कार्बन क्रेडिट के बारे में आप जानकारी दीजिएगा प्लीज, जरूर से, ठीक है, कि क्या होता है ये। यह केवल उद्योगों तक सीमित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसमें व्यापक स्तर पर सभी चीजों पर फोकस किया गया, नॉट ओनली इंडस्ट्री, राइट। चलिए अब आ जाएगा 162 नंबर क्वेश्चन बॉस, ठीक है। चलिए, भारत का नया महिला सुरक्षा ऐप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड की सहायता से असत्य कथनों का चयन करना। क्या? असत्य कथनों का, रॉन्ग पूछा है आपसे, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, ऐप में एसओएस बटन है, ठीक है। ऐप केवल एंड्रॉइड फोन पर उपलब्ध है, ठीक है। ऐप जीपीएस ट्रैकिंग और पुलिस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और ऐप में पैनिक अलर्ट सिस्टम है। अब आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा कथन क्या है रॉन्ग है बॉस, जल्दी से बताइए। असत्य कौन सा कथन है? इसमें से देखेंगे तो आप पाएंगे दूसरा वाला कथन, क्या दूसरा, ये नहीं है बॉस, ठीक है, ये नहीं है, ये रॉन्ग है आपका, केवल एंड्रॉइड पर नहीं है ये, ठीक है। तो बाकी 1 और 3, 4 सही है अपने आप में, लेकिन पूछा क्या है कौन सा रॉन्ग है, तो केवल 2, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें पूछा है और अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प आपका क्या है सही है, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन ममून ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की अभी हाल ही में, ठीक है। मालदीव की राजधानी माले है, ठीक है। मालदीव की करेंसी मालदीवी रुपया है, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव के रक्षा मंत्री की बैठक जनवरी के प्रथम सप्ताह में लखनऊ में आयोजित की गई। सही है भाई साहब, वैसे भी जब इतने बड़े मंत्रियों की बैठक है तो लखनऊ में तो नहीं होगी, नई दिल्ली में हो सकती है ना। सिंपल सी बात है, आप इसको कॉमन सेंस से अप्लाई कर सकते थे इसको अपना लगा करके। ये रॉन्ग है आपका, रॉन्ग ही पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो डी वाला नहीं सही है, बाकी 3 विकल्प यहां आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही बात है। तो इनके मध्य में बैठक कहां पर हुई है अभी हाल ही में? द्विपक्षीय बैठक नई दिल्ली में हुई है और दोनों मंत्रियों ने प्रशिक्षण, नियमित सैन्य अभ्यास और रक्षा परियोजनाओं सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की है और जनवरी के प्रथम सप्ताह में मालदीव के रक्षा मंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए हुए थे। तो यह भी पॉइंट क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मालदीव और हमारे भारत में के मध्य में एक अच्छा संबंध आप जानते होंगे और आप लोग जो है अक्सर मालदीव जाने का प्लान बनाते रहते होंगे ना, घूमने खूब जाते होंगे शायद, है संभवतः। चलिए, आप जानते होंगे कि मालदीव भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में एक विशेष स्थान रखता है और इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि लाना है। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि बीच में मालदीव और भारत के मध्य में मामला बिगड़ गया था, लेकिन मोदी जी ने कहा ए बॉस आप तो बहुत ही छोटे बॉस हैं, ठीक है, इसलिए संभल के रहिएगा। मालदीव फिर अपने ट्रैक पे आ गया। अगर मालदीव के बारे में बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? माले है, करेंसी इसकी मालदीवी रुपया है और मालदीव द्वीप समूह आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में से एक क्या है द्वीप है अपने आप पे, जो मिनिकाई आइलैंड और चागोस द्वीप समूह के बीच में 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन के है, चेन जिसका फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दिशा में है से बना हुआ है। यानी कि मालदीव के ज्योग्राफिकल जो भी इसका एरिया है उसके बारे में बताया गया है और ये लक्षद्वीप सागर में क्या है स्थित है अपने आप में, ठीक है। चलिए, अब छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए कि अगर आपका टारगेट RORO 2023 का मुख्य परीक्षा है तो उसके लिए आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और हालांकि कट ऑफ इस बार बहुत हाई गई है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो आप बैच हमारा ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए यहां पर हम लोग जीएस के कंटेंट को छोड़ते हुए बाकी सभी कंटेंट पर हमने फोकस किया है। 20 सितंबर तक ऑफर भी है इसमें, आप चाहें तो उसका फायदा उठा सकते हैं। 1000 का डिस्काउंट आपको हो जाएगा, 4500 फीस है
कूपन कोड आप लगाइएगा M1000 कैपिटल लेटर में M एंड 1000 लिखिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा तो फीस आपकी कम हो जाएगी। इसमें जो है इसके लिए आप हमें इन नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं या फिर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बाकी क्या भी डिटेल्स होगी वो उसके लिए हम आप कॉल जब कीजिएगा तो हम सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। चलिए 164 नंबर क्वेश्चन, अब आप बताइए क्या होगा इसका एग्जैक्टली उत्तर। भारत का नया जल जीवन मिशन 2025 अपडेट अभी जो किया गया है उसके संदर्भ में आपको सत्य कथन का चयन करना है बॉस। बताइए कि क्या होगा ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि आप मुझे बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए, बहुत बार ये जल जीवन मिशन तो बहुत चर्चाओं में रहता है बस। इसमें अगर आप देखेंगे, पढ़िए जल्दी से पढ़िए, फटाफट फटाफट पढ़िए। इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, एक ऑप्शन मतलब सॉरी ए ऑप्शन 1, 2 और 4 इसमें से 3 वाला गलत है आपका। बाकी भैया केवल शहरी क्षेत्रों की थोड़ी नहीं है, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए है, तो ये रॉन्ग हो गया आपका। 1 सही है, 2 सही और 4 सही है, ठीक है बस, ठीक है, व्याख्या सेम वही है। अब आ जाएगा 165 नंबर, भारत का नया डिजिटल लॉजिस्टिक मिशन 2025, इसके संदर्भ में आपको क्या करना है, सत्य कथनों का चयन करना है। अब आप बताइए कि 165 का क्या हो जाएगा। इसमें 1 और 2 दोनों कथन इसमें से मुझे सही लग रहे हैं कि मिशन में यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP। अच्छा इसमें 2 ही, अच्छा ओके, एक गड़बड़ हो गई इसमें 1 और 2 कथन भी लिखा और सभी कथन भी लिखा है। आप इसमें कुछ कथन चेंज कर सकते थे, है ना। खैर कोई बात नहीं, इसका यहां पर कोई ऑप्शन और रख दीजिएगा। तो अगर आप देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन, यानी कि बी वाला कर सकते हैं या फिर डी वाला कर सकते हैं, चाहे एक को हटा दीजिएगा। विकल्प में क्या है, बी है, तो इसके यहां पर कोई और कर दीजिएगा बस, ठीक है, ना तो 1 ना ही 2 ऐसा कर लीजिएगा, तो बी वाला हो जाएगा आपका सही, ठीक है बस। डिजिटल लॉजिस्टिक मिशन व्यापक है और ड्रोन ट्रैकिंग तकनीकी पर क्या करता है, काम करता है अपने आप में, ठीक है। चलिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी, बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ई श्रम पोर्टल जो कि आप एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इसका उत्तर जरूर बताएंगे कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा सही। बताइए 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत हुई थी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि ई श्रम पोर्टल को कई भाषाओं में शुरू किया गया है और ई श्रम पोर्टल को कई भाषाओं में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, हर क्षेत्र और राज्य के लोगों को ई श्रम पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत करना। आप जानते होंगे कि 26 अगस्त 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो सत्यापित और आधार से जुड़ा हुआ है, ताकि लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और लाभों का वितरण क्या हो सके, सक्षम हो सके अपने आप पे। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या है, जरूरी है। इसका उद्देश्य क्या है इस श्रम पोर्टल का, तो प्रभावी नीति कार्यान्वयन के लिए असंगठित श्रमिकों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करना। यानी कि जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जैसे कि आप नॉर्मल जो आपके जो है जो भी रेडी पटरी वाले जो लोग होते हैं, नॉर्मल जो मिस्त्री आदि होते हैं, सब कौन से होते हैं, असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं, ठीक है। कृषि निर्माण, घरेलू कार्य और स्ट्रीट वेंडिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और लाभों तक पहुंच बढ़ाना, ठीक है। जो भी लोग नॉर्मल जो स्ट्रीट वेंडिंग वाले होते हैं उनके लिए नौकरी मिलान और कौशल विकास के अवसरों को सुगम बनाना, असंगठित श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करके श्रम बाजार के लचीलापन को मजबूत करना और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यानी कि जो आपका डायरेक्टली जो पेमेंट होता है और डिजिटल भुगतान के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। जो डीबीटी आपका होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो होता है, बेनिफिट ट्रांसफर होता है ना, उसको बढ़ावा देना। भारत की नई ग्रीन शहरी नीति 2025 के संबंध में आपको बताने कौन सा कथन क्या है, सही है आपका, ठीक है। सही नहीं है, सॉरी, असत्य कथन का चयन करना है आपको, असत्य का। तो नीति में इलेक्ट्रिक व्हीकल, बस और मेट्रो का विस्तार शामिल है, ठीक बात है। नीति में शहरी हरित पट्टियां बनाने का लक्ष्य रखा गया, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन जो भी ट्रैक होते हैं ना वो शहर में बनाए जाएंगे इसके तहत जो है, ताकि पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया सके। नीति केवल दिल्ली तक सीमित है, नहीं भाई साहब, दिल्ली तक नहीं है, इसका विस्तार व्यापक है अपने आप में। नीति में अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर दिया गया, यानी कि जो भी वेस्टेज होते हैं उसको मैनेज किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो सही नहीं पूछा है तो केवल 3 इसमें नहीं सही है, बाकी सब सही है, तो केवल 3 किसमें है, सी वाले ऑप्शन में, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए ये देखिए उद्देश्य क्या है इसका, शहरों को सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाना, क्या है ये इस मिशन का लक्ष्य, किस मिशन का, ग्रीन शहरी जो नीति है आपकी उसका, यानी कि सिटीज को क्या करना है, एकदम पॉल्यूटेड फ्री बनाना है ना। प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना,
हरित अवसंरचना को बढ़ावा देना, इसमें वो कर लीजिएगा, इसको 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 पूर्ण विराम लगा दीजिएगा। हरित अवसंरचना यानी कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और शहरी जीवन की गुणवत्ता का सुधारना, ये इसके क्या है मुख्य उद्देश्यों में से एक है। यानी कि ग्रीन सिटी का निर्माण करना ही अल्टीमेटली इस ग्रीन शहरी नीति का क्या उद्देश्य है। ठीक है, हाल ही में चीन द्वारा तिब्बत में बड़ी मात्रा में लिथियम की खोज की गई है। लिथियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? नंबर 1 पॉइंट, साधारण परिस्थितियों में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला क्या है? ठोस पदार्थ है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है, आप जानते भी होंगे इसको, है ना। चलिए दूसरा, हाल ही में भारत में जम्मू कश्मीर और राजस्थान में बड़े मात्रा में लिथियम की खोज की गई है। बिल्कुल सही बात है, आप देखेंगे तो एक कथन और दो कथन दोनों सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, बस व्याख्या की बात करेंगे तो हाल ही में तिब्बत में लिथियम की बड़े मात्रा में खोज की गई है। लिथियम क्या है? लिथियम एक रासायनिक तत्व है। साधारण परिस्थितियों में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। अब ये फैक्ट जो आप देख पा रहे होंगे, इसको फिजिक्स में आपके साइंस वाले में सेक्शन में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो क्योंकि करंट का टॉपिक है लिथियम आदि, आप पढ़ते भी होंगे फिजिक्स में, उसमें सॉरी केमिस्ट्री में आएगा, माफ कीजिएगा, केमिस्ट्री में। अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु समूह का सदस्य है और अन्य क्षार धातु की तरह अत्यंत क्या है? रिएक्टिव है। ये बहुत ज्यादा अवक्रियाशील है, यानी अन्य पदार्थों के साथ तेजी से ये क्या करता है? केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल अवक्रिया, यानी कि रासायनिक अवक्रिया जो है कर लेता है। तो ये पॉइंट क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिथियम चर्चाओं में है, इसलिए आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है बॉस। ठीक है, अपने कम घनत्व के कारण लिथियम बहुत हल्का होता है और धातु के होने के बावजूद इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। उपयोग लिथियम का कहां पर कर सकते हैं? तो इसका उपयोग लिथियम आयन बैटरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए किया जाता है। ठीक है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और डिजिटल कैमरा जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका उपयोग खूब किया जाता है। यानी कि जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं उसमें लिथियम का खूब प्रयोग किया जाता है। लिथियम का इस्तेमाल हृदय, पेसमेकर, घड़ियां और खिलौने जैसी चीजों के लिए कुछ गैर रिचार्जेबल बैटरियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। लिथियम का इस्तेमाल गर्मी प्रतिरोधी ग्लास और सिरेमिक बनाने में भी किया जाता है। हाल ही में भारत में जम्मू कश्मीर और राजस्थान में बड़ी मात्रा में लिथियम की खोज की गई है, आप जानते होंगे इसको। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे, राइट। चलिए 169 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, चलिए, भारत का नया विज्ञान और नवाचार फंड 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट क्या है आपके सामने? फंड का उद्देश्य रिसर्च और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, फंड केवल कृषि अनुसंधान के लिए है। ठीक है, इसमें एआई, स्पेस और बैट टेक्नोलॉजी शामिल है। नहीं बॉस, ऐसा तो हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये फंड केवल कृषि अनुसंधान के लिए है ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है आपका। ठीक है, इसको हम एक बार रिवर्स करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। इसमें से ये नहीं है, दूसरा वाला क्या है? रॉन्ग है। केवल एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, रॉन्ग है ये। इसमें एआई, स्पेस और बैट टेक्नोलॉजी शामिल है। ठीक बात है, और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इसमें संचालित है। बिल्कुल सही बात है, चौथा सही है, यानी कि 1 सही है, 3 सही और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, भारत का नया विज्ञान फंड जो है बहुत क्षेत्रीय और पीपीपी मॉडल से चलता है, यह केवल कृषि तक सीमित नहीं है। उद्देश्य क्या है? भारत को वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी हब बनाना, अल्टीमेटली बड़े स्तर पर रिसर्च और इनोवेशन को क्या करना? प्रोत्साहित करना है। उद्योग और अकादमिक जगत को जोड़ना और रोजगार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्या करना है? मजबूत करना। यही इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है भारत का नया विज्ञान और जो नया नवाचार जो फंड है आपका। भारत की नई अंतरिक्ष सहयोग नीति 2025 के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। नंबर 1, भारत ने जापान और फ्रांस के साथ एमओयू पर साइन किया है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नीति में उपग्रह प्रक्षेपण, चंद्रमा अनुसंधान शामिल है। ठीक है, नीति केवल इसरो तक सीमित है। नई बात, ऐसा नहीं है। नीति में निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप शामिल है। बिल्कुल सही बात है। 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है। विकल्प में कहां पर है? ए नंबर पे है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 170 का क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा एकदम सही उत्तर। ठीक है ना। आइए अब अगर हम इसके उद्देश्य की बात करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर ग्लोबली जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की भूमिका को सशक्त बनाना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, स्पेस टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय विकास से जोड़ना और निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स की भागीदारी को सुनिश्चित करना। यह क्या है? अल्टीमेटली इसका मुख्य उद्देश्य है, जो कि यहां पर लिखा गया है। बॉस मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है, बहुत विस्तार से मैं नहीं समझा रहा हूं, तो इसको थोड़ा सा बस
एक एक चीज को समझते हुए जाइएगा बस, ताकि आपका फटाफट जल्दी से क्या हो, रिवीजन होता रहे। घंटों भर क्लास अगर लेंगे 2 घंटे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं। बस क्या करना है आपको, बस पढ़ते हुए चले जाना है कि भाई ये चीजें इसमें हो रही हैं, इस नीति का यह उद्देश्य है, दैट्स इट, बस। ठीक है, चलिए आइए, भारत का नया नवीकरणीय ऊर्जा रोड मैप के संबंध में जो है आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1, लक्ष्य 2030 तक क्या है, इसका 500 गीगावाट गैर फॉसिल क्षमता हासिल करना है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न खूब बन सकता है कि भारत का लक्ष्य जो है किस वर्ष तक 500 गीगावाट का जो है गैर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता हमारा रखना है, तो 2030 तक है। ठीक है, तीसरा, रोड मैप में हाइड्रोजन और ऑफशोर विंड शामिल है, बिल्कुल सही बात है। रोड मैप ऊर्जा दक्षता उपायों पर जोर देता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें सभी कथन क्या है, सही, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ये जो नया नवीकरणीय ऊर्जा रोड मैप जो बनाया गया है उसको जरूर याद रखना है। इसमें कई सारे जो लक्ष्य हैं, अपनी ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को और बढ़ावा देना और 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा पर को प्राप्त करना, ये अल्टीमेटली इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अल्टीमेटली उद्देश्य की अगर बात करेंगे तो ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना या सुनिश्चित करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से निपटना और भारत को वैश्विक क्लीन एनर्जी लीडर बनाना केला वाला बनाना नहीं बॉस, बनाना मतलब मेक वाला, है ना, ध्यान रखिएगा। क्या आप बनाना वाला लिख दो, बनाना वाला नहीं होगा, नहीं तो जीवन गोलगप्पा हो जाएगा बॉस। ठीक है, चलिए आइए, भारत की जो नई जलवायु अनुकूलन जो आपका एक नीति है या रणनीति है, उस पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताइए, रणनीति में कृषि अनुकूलन शामिल है, ठीक है बॉस, ओके। रणनीति में केवल शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया, ऐसा नहीं है। रणनीति में जल संसाधन प्रबंधन शामिल है, ठीक बात है। तो 1 सही और 3 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए, सेम वही पॉइंट, ये ग्रामीण और शहरों दोनों क्षेत्रों में शामिल है। 1 और 3 इसमें सही है, दूसरा वाला नहीं सही है। ठीक है, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल हैं इसमें। ठीक है, चलिए 173, आप बताइए क्या इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भारत का नया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2025, ठीक है, इसके संदर्भ में आपको बताना है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मैंने कई बार आपको करा दिया है। ठीक है, चलिए, लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन उत्पादन करना है, ठीक बात है। मिशन में निर्यात केंद्र बनाए गए, नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। मिशन केवल घरेलू खपत तक सीमित है, ओके। यह है क्या, नहीं 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 नहीं, ये सही है बॉस, थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये सही है, ये रॉन्ग है आपका। ठीक है, और मिशन में प्रोत्साहन योजनाएं शामिल है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 सही है, 2 सही और 4 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए बॉस। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मैंने कई बार आपको बताया है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पढ़िएगा बॉस इसको आराम से। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए, ठीक है, चलिए 1 2 4, क्या इसका उद्देश्य है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, तो ग्रीन हाइड्रोजन का, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाना, ठीक है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, भारी उद्योग और परिवहन क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करना और रोजगार और निवेश को क्या करना, बढ़ावा देना, ये इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए 174, भारत का नया स्मार्ट विलेज मिशन, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या होगा इसमें से, पहला क्या है, मिशन में डिजिटल सेवाएं और इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल है, बिल्कुल सही बात है। जो स्मार्ट विलेज मिशन है, ताकि हमारे जो भी गांव हैं उनको सशक्त किया जा सके, उनको डिजिटलाइज किया जाए, उनको आत्मनिर्भर गांव बनाया जा सके, इसके लिए स्मार्ट विलेज मिशन जो है लॉन्च किया गया है। दूसरा, मिशन केवल कृषि सुधार तक सीमित है, नहीं भाई साहब, इसमें पूरे गांव के सभी चीजों पर सुधार करना है, ये क्या है, रॉन्ग है आपका। तीसरा, मिशन में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया गया है, बिल्कुल सही बात है। मिशन में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जोड़ी गई हैं, बिल्कुल सही बात है। तो 1 सही है, 2 3 सही और 4 सही है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नया स्मार्ट विलेज मिशन आपके इंपॉर्टेंट है, और ये इससे जो है क्या आप क्या कहते हैं, आपके मेंस परीक्षा में भी प्रश्न जो है बन सकता है। ठीक, चलिए सेम पॉइंट वही जो लिखा हुआ है। 175, भारत का नया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इसके संबंध में आपको सत्य कथनों का चयन करना है। नंबर 1 पॉइंट, कार्यक्रम में कार्बन उत्सर्जन घटाने पर प्रोत्साहन दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा,
कार्यक्रम केवल उद्योगों तक सीमित है? नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। इसमें वृक्षारोपण और जल संरक्षण पर गतिविधियां शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है। चौथा, इसका उद्देश्य एसडीजी लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लक्ष्यों को हासिल करना है। बिल्कुल सही बात है। और एसडीजी जो गोल्स आपके 17 गोल्स हैं, इनको कब तक हासिल करना है? इनको 2030 तक शामिल करना है। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, हमने आपको बताया भी था कि हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में ग्लोबली अलग अलग जो देशों की स्थिति को बहुत ही खराब बताया गया है कि भैया जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया था एसडीजी गोल्स का, जो हमारे 17 जो हमारे एसडीजी गोल्स होते हैं, इनमें जो क्या होगा, इनको सभी देश पूरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि भारत की स्थिति को क्या किया गया है? मजबूत किया गया है। यानी कि भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे आगे या सबसे अग्रणी देशों में से एक है अपने आप पे। यानी कि सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है इसके लिए। तो इसमें 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बॉस। ठीक है, 175 का ये हो जाएगा। ग्रीन ट्रेड प्रोग्राम बहुत क्षेत्रीय है अपने आप पे और इसमें कार्बन कटौती, वृक्षारोपण, एसडीजी योगदान आदि इसमें क्या है, शामिल है। ये एक जो है हो गया आपका 175 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। ये सीरीज हमारी चल रही है ना लगातार, एक से हमने शुरू किया था, 175 क्वेश्चन तक आ गए हैं। अब इसके लिए आपके सामने छोटा सा एक जो है एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आपका लक्ष्य क्या है, पीसीएस का एग्जाम है अगर आपका, तो उसके लिए आप हमें चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन दिए गए नंबरों पर। यहां पर हम लोग आपको फाउंडेशन कोर्स यहां पर चला है पीसीएस का। इसमें आपको प्री प्लस मेंस के वीडियो लेक्चर्स, आपके बाइलिंगुअल फॉर्म में आपके नोट्स, प्लस आपके आंसर प्रैक्टिस, क्विज, ये सब चीजें आपको कराई जाएंगी। सीसैट, हिंदी, निबंध, जो कुछ भी होता है सब कुछ कराया जाएगा। और इसमें अगर आप इंटरव्यू तक जाते तो आपकी फीस भी सारी रिफंड हो जाएगी। और व्यक्तिगत मार्गदर्शन, आर्टिकल्स, मैगजीन, करंट अफेयर्स, जो कुछ भी होता है एवरीथिंग आपको इसमें जो है कराया जाएगा। तो इसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आज की छोटी सी सूचना और ये हो गया आज का हमारा वीडियो। बाकी शाम वाली जो क्लास आती है ना टॉपिक वाइज, उसको भी देखने का प्रयास कीजिएगा। उसको थोड़ा सा मैं आराम से कराता हूं, इसको मैं थोड़ा जल्दी कराता हूं, लेकिन दोनों क्लास आपके लिए क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन है। अगर आपने सुबह और शाम क्लास देख ली करंट अफेयर्स की, तो इतना मानिएगा कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे कल हम लोग मॉर्निंग में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।